ये चैप्टर आपको सेकंड में पढ़ाने जा रहा हूँ। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कैसे आखेट जो संग्रह इकट्ठा करते हैं भोजन और उत्पादन कैसे करते हैं, उनके तथ्य और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। एक तुषार एक लड़का है। देखो तुषार की रेल यात्रा कैसी थी। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। 2 दशक के बाद आने के बाद तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? शायद वो यात्रा नहीं क्या करते थे, तो क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी, ऐसी बात तो है ही नहीं। पर क्या करें, आगे देखो क्या बताया गया है कि आरंभिक मानव, कैसे शुरुआत होता है मानव का जीवन। ठीक, तो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीपों में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। भोजन के लिए उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया करते थे, तो जंगलों से ज़्यादा करके मछलियाँ, चिड़िया के, ठीक है, चिड़िया पकड़ के, फल फूल, ठीक है, और मूल, कुछ दाने, पौधे, पत्तियाँ, ठीक है, इन सभी को इकट्ठा किया करते थे और इन्हीं सब से वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, और जो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे कि ऐसा पता लगाया जा सके कि ऐसे भी बहुत कारण होते थे। कि पहला कारण यह बताया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और वो भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक, दूसरा कारण ये बताया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण हो या फिर और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक, अब जाते होंगे तो कुछ तो बात होगी। तो तीसरे कारण बताया है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ठीक, इसलिए लोगों उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और यही चौथा कारण पूछा जाए कि क्या है, तो चौथा कारण लिखना कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक, वही अब कैसे जानकारी मिलती है इन लोगों के, मानवों की, ठीक है, तो वो बताया गया। पुरातत्वविद एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने
कुछ उनकी जानकारी लेकर बताया गया है कि पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, मतलब कुछ ऐसी वस्तु मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियां के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक, देखने को भी मिलता है कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। ठीक, उस समय में किया जाता होगा। तो कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियारों बनाया जाते थे। ठीक, कुछ बनाए जाते थे कि कैसे शिकार करा जाए, चमड़े कैसे निकाला जाता था। ठीक, आगे बताया है कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। यही बात करें कि पत्थर कैसा होता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं और चित्र दिखाया गया है तो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह और निर्धारित करना, किस तरीके से वहाँ पर रहा करते थे। मानचित्र 2 में देखो कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल हैं। क्या है? पुरस्थल, जहाँ पर आखेट खाद संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद संग्रह करते रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये मैप दिया हुआ है। मैप में बंगाल की खाड़ी दिखाई है, अरब सागर है। ठीक है, ये तप्ती नदी है, गोदावरी नदी है मुंबई में, नर्मदा नदी। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे कि जहां अच्छे पत्थर मिल सके। पुरस्थल क्या होता है? तो पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के विशेष अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। इन पुरस्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में भी कुछ बताया जाएगा। तो आगे की खोज क्या थी? मानचित्र 2 में देखो, कुरुनुल गुफा एक ढूंढो तो कुरुनुल, यहाँ चित्र है कुरुनुल। कुरुनुल कुरुनुल देखो, ये रहा कुरुनुल गुफा है, त्रिकोण बना रखा है। ठीक, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। शुरुआती में लोग जलाना आग सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए किया करते थे। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं कि बहुत से आग से ही कार्य किया जाता है। बदलती कैसी है जलवायु? बदलती जलवायु कैसे बदलती है, क्लाइमेट कैसे बदलता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगी और इससे हिरण,
बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार किया करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक, बदलती हुई जलवायु के बारे में थी। यही खेती और पशुपालन की कैसे शुरुआत हुई थी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया है वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने उत्साहित करने लगे। ऐसा जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों का आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम्हें बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया होगा? ठीक है, तो घरेलूकरण ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। ठीक, अब बात करते हैं अनाज का उपयोग। तो बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में ये अनाज का उपयोग करते थे। ठीक, यही बात करें नवीन और जीवन शैली क्या थी। ठीक, तुम किसी भी पौधे के बीज को बो कर देखो तो तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा होगा। तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, ठीक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी यह भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के बारे में जानकारी लेंगे। तो जानवर बच्चे थे, तुम्हें पता है कि जिससे उनकी संख्या बढ़ती है और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक ये तरीका है। ठीक, वही भोजन अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है और जानवरों का उपयोग किस लिए होता होगा इसके बारे में आओ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आओ कुछ कृषि और पशुपालक के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या
तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। ठीक, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों का शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। देखो यह चित्र है, मानचित्र देखे तो देखो ये मानचित्र है जहाँ ये ब्लू कलर का चिन्ह बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, पुरातत्वविदों ने बताया है कि यहीं पर सब चीज़ पाया गया था। आगे देखते हैं। ठीक है, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक अलग अलग जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते थे। यही स्थायी जीवन के और देखें तो कैसा स्थायी जीवन होता था उनका। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम, वर्तमान में कहाँ, कश्मीर में है ये। ठीक, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरुषोपयोगी उपकरणों से भी भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखो पत्थर है ये। इसे नवपाषाण के युग के कुछ उपकरण बताए हैं। ठीक, नवपाषाण का युग एक पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं मिट्टी के। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया होगा या नहीं? तो ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे होंगे, तो ऐसा भी माना जाता है कि वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया होगा। ठीक उसी तरह बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यही बात करें, मेहरगढ़ में एक जीवन मृत्यु था। ठीक है, एक सूक्ष्म निरीक्षण की बात के बारे में कुछ
स्रोत लिखे हुए हैं। देखो, मेहरगढ़ के घर का चित्र है ये। मेहरगढ़ के घर शायद ही ऐसे देखते होंगे कि तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ठीक है, किस तरीके से ये घर बना है। मानचित्र 2 में देखो तो मेहरगढ़ ढूंढो, ठीक है। ढूंढने के बाद देखो मेहरगढ़ दिखाते हैं आपको मानचित्र में। मेहरगढ़ देखो, ये रहा मेहरगढ़, ठीक, इसी में पाया गया था, मेहरगढ़ में। अब चलते हैं आगे क्या बताया गया है। देखो लास्ट टॉपिक है ये आपका, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मेहरगढ़ मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढ लिया हम लोगों ने। अब आगे बात करते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ठीक है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ किस स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर और जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं कि जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं कि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए ठीक है, कब्र जानते होगे, कब्रों में रखते थे मृतकों के साथ कुछ भी सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में देखने को मिला कि कब्रों में कुछ चीज़ें भी मिली थी उन्हें। तो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। और यही बात करें कि इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। इसका देखो उपयोगिक शब्द क्या है। आखेटक संग्रह का पूर्व स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल कैसा है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, ठीक है, पशुपालक, नवपाषाण और युग, और कब्र, ठीक। मेहरगढ़ की कब्र की चित्र है ये देखो, इसमें एक इंसान मरा हुआ है और कुछ बकरी, भेड़ बकरी भी रखे हुए हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना।